हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है उसके दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक था सेंसस मेथड, दूसरा था सैंपल मेथड। जो हम लोग सेकंड लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोग सेंसस मेथड पूरा कर चुके थे, और जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हम लोग सैंपल मेथड कर चुके थे। ठीक है बच्चे, आज हमारे पास हमें उस सैंपल मेथड के अंदर काफ़ी टाइप्स की सैंपलिंग मेथड मिलेंगे, काफ़ी टाइप के सैंपल मिलेंगे कि हम कौन कौन से सैंपल को चूज कर सकते हैं जब सैंपल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो बच्चों देखो, जैसा कि आप सबको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। जो हम लोगों ने सैंपल मेथड पढ़ा था ना कि सैंपल चूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी हमारे पास काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं यूनिवर्स में से, उसमें से कोई भी एक आइटम को हम लोग चूज कर लेते हैं। ठीक है, जो एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता है। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चे, काफ़ी टाइप के सैंपल हमें मिलेंगे कि हम लोग उन सैंपल में से कौन सा मेथड चूज करेंगे जिसकी हेल्प से क्या हो पाएगा कि जिसकी हेल्प से हम लोग अपने जो हमारा डेटा है उसको आसानी से कलेक्ट कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास टोटल 6 सैंपलिंग मेथड्स हैं बच्चे। पहला रैंडम सैंपलिंग है, ठीक है। दूसरा परपोजिव सैंपलिंग है। तीसरा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, और चौथा सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। पांचवा कोटा सैंपलिंग है। छठा कन्वीनियंस सैंपलिंग है। जो आज का लेक्चर होगा बच्चे, उसमें हम लोग जो पहले दो मेथड हैं रैंडम सैंपलिंग और परपोजिव सैंपलिंग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर रैंडम सैंपलिंग। देखो द वर्ड रैंडम, रैंडम का मतलब होता है बच्चे कि जब जहां पर एक टाइप का डेटा हो उसमें से कोई भी एक डेटा उठा लेना। कोई भी आपका, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉक्स में 10 पर्चियां पड़ी हैं, सब में लिखा हुआ है जैसे लकी ड्रॉ होते हैं ना बच्चे, 50-100 पर्चियां, मान लो 100 पर्चियां हैं, सबको एक बॉक्स में डाल देते हैं और किसी बच्चे को बुलाते हैं, कहते हैं कि आंख बंद करके कोई भी पर्ची उठा ले। कि क्या वो बच्चा पर्ची चूज करता है? नहीं, वो कोई भी आंख बंद करके जो भी हाथ में पर्ची आती है उसको उठा लेता है। इस टाइप के मेथड को हम लोग कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। उसने भी एक सैंपल चूज किया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी भी गुड्स के आप लोग एक बायर हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर ने 1000 यूनिट्स बनाई हैं। प्रोड्यूसर कहता है कि आओ जी आपको सामान लेना है, आप चेक कर लो सामान। आप ये तो है नहीं कि सारे के सारी यूनिट्स चेक करेंगे। आप एक काम करेंगे, आप बोलेंगे सीधा एक काम करो जी 233वीं नंबर की जो गुड्स है वो निकाल दो। रैंडम, आपने रैंडमली कहीं से भी कह दी। फिर कहोगे 699 वाली निकाल दो। आप रैंडमली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहता है कि जहां पर भी आप एक रैंडम तरीके से कोई भी डेटा उठा लेते हैं, रैंडमली उठा लेते हैं, ठीक है, तो उस टाइप की सैंपलिंग हम लोग कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। ये तो थी इसकी एक बाहरी नॉलेज। अब जो इसकी बुकिश नॉलेज है वो आपको समझा देता हूं मैं। कहता है रैंडम सैंपलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ये यहाँ पर बच्चों ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है कि जब भी रैंडम सैंपलिंग की जाती है तो जितने भी आइटम हैं उन सब के बराबर चांस होते हैं कि उनको चूज किया जाए। बिल्कुल बात सही बात है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, मैं आता हूं, अब मैंने ये कहा है कि सभी क्वेश्चन आंसर याद कर लो, मैं किसी को भी उठा के क्वेश्चन सुन सकता हूं। ठीक है, अब वहां पर चांस है, क्या पता मैं पहले को उठा लूं, क्या पता मैं लास्ट वाले को उठा दूं, क्या पता मैं बीच में से कहीं से किसी को भी उठा दूं। सबके इक्वल चांस हैं कि भी किसी को भी उठाया जा सकता है और उससे सुना जा सकता है। जैसे वो बच्चा उस बॉक्स से पर्चियां निकाल रहा था तो सबके बराबर चांस थे कि कोई भी पर्ची निकल सकती है। ठीक है, जो बाद में निकल आती है तो सारे चांसेस उसके बन जाते हैं कि हाँ वो पर्ची निकल के आई है, पर निकलने से पहले चांसेस सबके इक्वल होते हैं। तो यूनिवर्स में जितने भी आइटम्स हैं सबके इक्वल चांसेस हैं कि वो कलेक्ट किए जाए भाई। ठीक है, आगे कहता है इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात कर ली ना उसने कि सब प्रोबेबल है भाई, हाँ किसी को भी चूज किया जा सकता है और किसी का भी नंबर आ सकता है भाई। ठीक है, आगे कहता है वो देखो कि विच ऑफ द वेरियस आइटम
of the universe would get selected in the sample is beyond the control of investigator. The selection of the left entirely to the chance factor. This method is used particularly when various items of the universe are homogeneous or identical to each other. कहते हैं कि इस प्रकार का आइटम मेनली कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और कहाँ पर इस्तेमाल होगा, जहाँ पर जो वेरियस आइटम्स की हम लोगों ने बात की है ना यूनिवर्स में, वो सब कैसे हो, होमोजीनियस हो, एक जैसे हो। ठीक है, अब मैं क्लास में सुनूंगा बच्चे, मुझे 11th क्लास का सुनना है, तो मैं सभी बच्चों को बिठा के उन्हीं बच्चों को बिठाऊंगा ना जो 11th के बच्चे होंगे, क्योंकि उन्हीं को पता होगा 11th का। अब मैं 9th के बच्चे 12th के बच्चों को थोड़ी बिठाऊंगा कि आप सुनाओ भी 11th का, नहीं। जो डेटा है वो होमोजीनियस, सारे आइटम्स होमोजीनियस होने चाहिए। ठीक है, आप किसी भी बॉक्स को चूज करते हैं, सब में क्या जो पर्चियां बच्चा उठाता है, सभी पर्चियों में नंबर लिखा होता है 1 से लेकर 1000 तक का। ठीक है, सब में नंबर है, डेटा होमोजीनियस है कि सब में नंबर लिखे हुए हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है भाई। ठीक है, अब कहता है बच्चे रैंडम सैम्पलिंग टू बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब रैंडम सैम्पलिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा है, लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड नाम सुनते ही आपके दिमाग में वही बच्चा आया होगा जिसने एक बॉक्स से एक पर्ची उठाई होगी। लॉटरी ऐसे ही निकलती है बच्चे, लॉटरी तो ऐसे ही निकलती है ना। तो ये आपको समझाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने शब्द लॉटरी बोला आपके दिमाग में वो सारा का सारा सिनेरियो घूम गया, लॉटरी मेथड क्या होता है। ठीक है, फिर भी जो बुकिश लैंग्वेज है, इन दिस मेथड पेपर स्लिप आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पर बोलो पेपर स्लिप बनाई जाती है, वही पर्ची बनाई जाती है यूनिवर्स के हर आइटम की, और उसको दीज स्लिप्स आर शफल्ड इन द बॉक्स, और इनको एक बॉक्स में मिक्स कर दिया जाता है, शफल कर दिया जाता है, उछाल दिया जाता है। ठीक है, फिर वहां से उस स्लिप को बाहर निकाल लिया जाता है, एक स्लिप को, किसी भी एक स्लिप को, और डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरे टाइप का है टेबल ऑफ रैंडम नंबर, के रैंडम नंबर की एक टेबल होगी हमारे पास। जैसे some statisticians have prepared a set of tables called table of random number। एक टेबल बना रखी है रैंडम नंबर की। ठीक है, a sample is framed with reference to these tables। all of these tables tippet table is mostly wide used। जो टिपेट टेबल है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब आप लोग पूछेंगे टिपेट टेबल क्या होती है, देखो कहता है यूजिंग 41,600 figures tippet has involved 10,400 numbers comprising of 4 unit each। कहता है एक टेबल में 41,600 फिगर्स होते हैं। ठीक है, आप ये सुन के देखना कि एक टेबल में 41,600 फिगर्स होते हैं, उनमें से टोटल 10,400 फिगर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हर एक आइटम अपने अंदर 4 यूनिट्स को कवर करके रखता है। ठीक है, एक आइटम अपने अंदर 4 यूनिट्स को कवर करके रखता है। ठीक है भाई, कहता है कि फॉर द यूज ऑफ दिस मेथड ऑल आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर फर्स्ट अरेंज इन ऑर्डर। इस मेथड में किया जाता है कि सभी आइटम्स को पहले एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। देन यूजिंग टिपेट टेबल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द आइटम आर सिलेक्टेड एज आर नीडेड फॉर द सैंपल। फिर बाद में उनको एक सैंपल के तौर पे इकट्ठा कर लिया जाता है भाई। ठीक है, तो ये आपके पास वो 2 तरीके थे रैंडम सैंपलिंग करने के। अब इस रैंडम सैंपलिंग के कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है, अब वो मेरिट डीमेरिट्स कौन से हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास मेरिट्स। क्या है इसकी, देखो दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, उसका जो आपसी भेदभाव है उससे ये वाला मेथड बचा रहता है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैं वो बच्चा हूँ, मुझे वो पर्ची निकालनी है भाई, और मेरे किसी जानकार की पर्ची पड़ी है उसमें, अगर लॉटरी मेथड ना होता तो मैं अपने जानकार की पर्ची निकालता भाई, उसका ही नाम निकलता, भेदभाव हो जाता। पर रैंडम सैंपलिंग में तो मुझे तो नहीं पता अभी पर्ची किसकी है, वो मैं तो रैंडमली पर्ची निकालूंगा ना, तो यहाँ पर भेदभाव के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है रैंडम सैंपलिंग के ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। के यूनिवर्स के जितने भी आइटम हैं उन सब के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के भाई। ठीक है, आगे कहता है द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल्स। के जितने भी सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के आइटम्स हैं, उनको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टिपेट टेबल में 41,600 फिगर्स थे ना बच्चे, तो पर हम सैंपल कितने ले रहे थे, 10,400, तो वो 10,400 थे बच्चे, वो पूरे 41,000 को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, जैसे 11th कॉमर्स में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को नीचे बुला लेता हूँ मॉनिटर को,
तो वो मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई। फोर्थ पॉइंट में कहता है दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। ये बहुत ही सिंपल और सीधा साधा मेथड है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का। ठीक है भाई। तो ये कुछ मेरिट्स ही, कुछ डिमेरिट्स हैं वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। दिस मेथड डज नॉट गारंटेड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइट ऑफ द यूनिवर्स। के ये मेथड जो बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ना यूनिवर्स में हर आइटम्स का, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। पहले पॉइंट में उसने कहा कि रिप्रेजेंटेशन भी करता है, पर जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, वो नहीं करता। वो कैसे नहीं करता? फॉर एग्जांपल 11th कॉमर्स में 30 स्टूडेंट्स हैं, मैंने मॉनिटर को नीचे बुला लिया। जो बाकी 30 स्टूडेंट्स हैं, 29 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हाइट है, किसी की 5, सबकी हाइट 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा है। ठीक है, पर मैंने मॉनिटर को नीचे बुलाया है। मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी हाइट 6 फीट है। अब जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो वही 6 फुट की हाइट रिप्रेजेंट करेगी ना, कि पूरी क्लास में बच्चों की हाइट वही कितनी है। वो बहुत होशियार लड़का है और बाकी क्लास एक एवरेज स्टूडेंट है, तो वहाँ पर उसके मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि पूरी क्लास में तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पर क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है उनको? नहीं मिल रहा। तो इसके बहुत बड़ी डिमेरिट है ये। आगे कहता है रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स। के ये क्या करती है बच्चे, रैंडम सैम्पलिंग के जो कुछ आइटम्स है ना, वो सभी आइटम्स को तो वेटेज नहीं देते, किसी गिनी चुनी आइटम्स को वेटेज देते हैं, सभी को वेटेज नहीं दिया जाता है यहाँ पर, और ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है बच्चे। तो ये कुछ इसकी डिमेरिट्स थी। अब इनके बीच में एक डिफरेंस है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। डिफरेंस रैंडम सैम्पलिंग और हैज़ार्ड सैम्पलिंग। ये क्या होता है बच्चे, देखो कहता है रैंडम सैम्पलिंग इज एन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग एक रूल है, रैंडम सैम्पलिंग सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग रूल है, उनको फॉलो करके रैंडम सैम्पलिंग को चूज किया जाता है भाई। ठीक है। जो हमारे पास हैज़ार्ड सैम्पलिंग है वो क्या है, हैज़ार्ड सैम्पलिंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ सैम्पलिंग। जो हैज़ार्ड सैम्पलिंग है वो रैंडम सैम्पलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसलिए इसको सैम्पलिंग के मेथड में इंक्लूड भी नहीं किया गया बच्चे। ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है रैंडम सैम्पलिंग अलाउज एवरी आइटम एन इक्वल चांस। रैंडम सैम्पलिंग में हर आइटम को इक्वल चांस मिलता है, जबकि हैज़ार्ड में डज नॉट अलाउ एवरी आइटम एन इक्वल चांस। यहाँ पर हर आइटम को इक्वल चांस नहीं मिलता बच्चे। तो ये दो बेसिक डिफरेंस थे आपके यहाँ पर हैज़ार्ड में और रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है। आगे कहता है रैंडम सैम्पलिंग एंड एग्जिट पोल्स। अब एग्जिट पोल क्या होते हैं बच्चे वो सुन लेना। एग्जिट पोल इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अब जो एग्जिट पोल होते हैं ना, देखो अब इलेक्शन होते हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल आज इलेक्शन है, पूरे गांव ने पूरे शहर ने आके मिलके वोट डाल दिए। ठीक है। बीच में रिपोर्टर जाएंगे, क्या करेंगे वो, अब हर एक इंसान से तो पूछ नहीं सकते कि आपकी पसंद कौन सी पार्टी है, कौन सा उम्मीदवार आपकी पसंद है। वो क्या करेंगे, 10,000 टोटल वोटर हैं, उनमें से वो किसी 100 को 200 को 1000 को उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि बताओ भाई आप किसको पसंद करते हैं, आपका उम्मीदवार कौन है, आप क्या क्या चाहते हैं। तो उस 1000 के बेसिस पे वो एक एग्जिट पोल निकालते हैं कि इतने लोगों ने इस आदमी के पक्ष में, वो परसेंटेज बताएंगे कि इस पक्ष में उन्होंने अपनी वोटिंग करी है, उस हिसाब से वो पूरे 10,000 को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो एग्जिट पोल एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, रैंडम सैम्पलिंग का बच्चे। ठीक है। और ये यूज किया जाता है मेनली इलेक्शन टाइम पीरियड में। ठीक है भाई। उसके बाद देखना बच्चे हमारे पास आता है प्रपोजिव सैम्पलिंग, और इसको कहते हैं डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब प्रपोजिंग सैम्पलिंग और डेलिब्रेट सैम्पलिंग क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। कहता है प्रपोजिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम which in his opinion are the best representative of the universe। यहाँ पर क्या होता है बच्चे इस टाइप की मेथड में कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, जो डेटा कलेक्ट करता है, वो यूनिवर्स के किसी भी आइटम को वो अपनी पसंद के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से किसी एक आइटम को प्रपोज करता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये आइटम सबको इक्वल रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आंख बंद करके तो नहीं उठाया, लॉटरी मेथड नहीं चूज किया गया, वो सबको जांचता परखता है और तब कहता है कि हाँ ये प्रॉपरली सबका रिप्रेजेंटेशन करेगा, वो किसी एक आइटम को प्रपोज कर रहा है। ठीक है। Thus in this method of sampling, selection of the sample item
इज नॉट लेफ्ट टू चांस फैक्टर। यहाँ पर कोई चांस फैक्टर की बात नहीं है, यहाँ पर चॉइस होती है बच्चे, ठीक है। जैसे जो लॉटरी मेथड था वहां पर तो चांस है भाई, आपका लक है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया, आप अनलकी है वहां पर उस चीज पे। पर यहाँ पर तो चॉइस की जाती है, चॉइस चूज की जाएगी भाई, हाँ किसको चूज करना है, ठीक है। आगे कहता है दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज स्पेशली सुटेबल व्हेन सम ऑफ द आइटम इन द यूनिवर्स आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड ought to be included in the sample. For example, if an investigation is to be made relating to the iron and steel industry in India, then inclusion of such industries as Tata Steel, Steel Company are obviously purposive selection. अगर कहा जाता है कि बताओ भारत देश में, हम एग्जाम्पल मानते हैं बच्चे कि बताओ जो स्टील है और आयरन है उसमें जो लीडिंग कंपनियां कौन कौन सी हैं, हम कैसे बता पाएंगे। तो यहाँ पर दो ही मेन कंपनी आती हैं, या तो भाई टाटा स्टील की है, एक तो टाटा आयरन, या फिर एक स्टील कंपनी है जो पर्पोजिव सिलेक्शन है कि हाँ ये सबकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है भाई, ठीक है। अब कुछ मेरिट्स भी हैं इसकी, डिमेरिट्स भी हैं पर्पोजिव सैम्पलिंग की, वो देख लेते हैं हम लोग। कहता है दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउ टू इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम इन द सैंपल विच आर स्पेशल सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, बड़ा फ्लेक्सिबल मेथड है और जो आइटम बड़े स्पेशल होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पर इस मेथड के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली टर्न टू द पर्पस ऑफ द स्टडी, पर्पस ऑफ स्टडी। यहाँ पर जो सिलेक्शन किया जाता है वो कैसे हो पाता है बच्चे, जो स्टडी की गई है उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन हो पाता है, चॉइस हो पाती है। आगे इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है डेटा को कलेक्ट करने की या सैंपल को कलेक्ट करने की। कुछ डिमेरिट्स भी हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बाइस इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम, यहाँ पर भेदभाव के बहुत चांसेस रहते हैं क्योंकि सारा काम किसको करना है बच्चे, इन्वेस्टिगेटर को सारा काम करना है, तो वो अपने भेदभाव के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से किसी भी आइटम को चूज कर सकता है। अब वो आइटम बेशक इक्वल रिप्रेजेंटेशन करे या ना करे, पर्सनल बाइस यहाँ पर हो सकती है। सेकंड पॉइंट में कहता है बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बाइस रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम डाउटफुल। अब पर्सनल बाइस के कारण जो रिलायबिलिटी है आइटम की, जो ट्रुथफुलनेस है, उस पर शक हो जाता है कि यहाँ पर डेटा सही हो या ना हो, डाउट रहता है बच्चे, ठीक है। तो ये कुछ इसकी डिमेरिट्स थी बच्चे, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें बच्चे, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।